हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि 2 दिन पहले इस स्टॉक में न्यूज़ आई है कि इसमें 20% का जंप देखने को मिला है। तो ऐसी क्या न्यूज़ आई है जिसकी वजह से इसके शेयर्स में 20% का सडन राइज देखने को मिला है, जहाँ पे ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो निगेटिव में है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या न्यूज़ आई है जिसकी वजह से इतना जो है 20% से तक का इसमें जंप देखने को मिला है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है उसकी बात करेंगे। इसके साथ कंपनी का अब तक का परफॉर्मेंस, जब से ये लिस्ट हुई है तब से अब तक किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस रहा है उसकी बात करेंगे। कंपनी ने जब एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी तब इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी और सडनली तब से उसके बाद से ये कंपनी जो है यहाँ पे कंसिस्टेंट सिर्फ लॉस ही लॉस देखने को हमें इसमें मिल रहा है और इसका शेयर प्राइस जो है वो गिरता जा रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है? अगर कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसा है तो वो क्या कर सकते हैं, लेने की सोच रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है हम ओला के बारे में आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है, इसे कंप्लीट देखिए। और अगर आप खुद भी किसी कंपनी पर अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल्स आप कैसे रीड करते हैं किसी कंपनी की ये जानना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको क्लास करने की ज़रूरत होगी। तो उसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड गाइडेंस भी चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो एक जंप देखने को मिला है, एक जो राइज देखने को मिला है इस स्टॉक में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट तो लास्ट ईयर ही हुई थी, अगस्त 2024 में ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। और जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी तो इसका प्राइस अराउंड था 76 रुपीज़ का और सिर्फ 10 दिन के अंदर ये स्टॉक जो है 176 पर पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद से जब इसने गिरना शुरू किया तो वो अब तक गिरता ही चला जा रहा है। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते अगर देखें तो इसने अपना ऑल टाइम लो बनाया था, जहाँ पे ये स्टॉक जो है अराउंड 39 से 40 के आसपास तक नीचे चला गया था। तो इतना ज़्यादा जो इसमें पहले सडनली राइज़ हुआ, फिर शार्प फॉल होना शुरू हुआ। तो उस सब के पीछे क्या न्यूज़ थी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो न्यूज़ पे मूव करता है। तो एक्सचेंज पे तो ये कंपनी लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई है, लेकिन वैसे ये 7 साल पुरानी कंपनी है, 2019 की ये कंपनी है और ईवी स्कूटर में रिवॉल्यूशन लाने वाली ये कंपनी है। तो जब इनका ये कंसेप्ट आया था ईवी स्कूटर का तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मार्केट में पेनिट्रेशन किया, काफ़ी तेज़ी से ये इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट हुए। तो अगर उस जब से इनकी रेवेन्यू की बात करें तो अगर इनके फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू की बात करें तो 373 करोड़ का था, जो इंक्रीज़ होके नेक्स्ट ईयर हो गया 2782 करोड़ का और फिर ये नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ 5009 करोड़ का। तो काफ़ी तेज़ी से ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा था उसके पीछे जो रीज़न था ये था कि इन्होंने मिडिल मैन को कट किया, जो बीच के डीलर्स होते हैं उनको उन्होंने कट किया, जिसकी वजह से जो कॉस्टिंग थी इन्होंने काफ़ी बचाई। तो कॉस्टिंग बचाने पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जो है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में कस्टमर को स्कूटर्स जो है वो प्रोवाइड कराए। तो वह जहाँ पे लोगों को जो ईवी स्कूटर्स थे वो काफ़ी कम रेट में मिलने लगे। तो इस तरीके से इन्होंने मार्केट में काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन किया और 50% जो मार्केट शेयर है ईवी स्कूटर में वो कैप्चर किया। तो काफ़ी तेज़ी से ये आगे तो बढ़े, लेकिन सडनली इसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सडनली इनके शेयर प्राइस में फिर फॉल देखना शुरू हो गया। और पिछले 1 साल से हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे 76 पे ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी, एक हफ्ते काफ़ी अच्छा 156 तक ये शेयर प्राइस गया था, उसके बाद से ये गिरता ही चला गया। तो इसके पीछे जो रीज़न है कि पहले तो तेज़ी से आगे बढ़ा फिर ये स्लिप होने लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका रीज़न है कि कॉम्पिटिशन्स। तो जब कंपनी ने मार्केट में पेनिट्रेट किया था तब इनको कॉम्पिटिशन नहीं था, बाद में कंपनी को काफ़ी कॉम्पिटिशन्स बढ़ने लगे, जैसे TVS, बजाज, हीरो जैसे जो ब्रांड्स थे, जो बड़े बड़े रिनोड ब्रांड हैं, उन्होंने भी अपने ईवी स्कूटर्स लॉन्च किए। एथर वगैरह के जो फ्रेशर कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने ईवी स्कूटर लॉन्च किए। तो जहाँ पहले कंपनी को कंपटीशन नहीं था अब उनको काफ़ी कंपटीशन हो गया। देन के बिज़नेस मॉडल जो है इनके बिज़नेस मॉडल में काफ़ी डिफ़ॉल्ट्स आने लगे।
तो कई सारे न्यूज़ेज़ आपने भी सोशल मीडिया पे सुने होंगे कि खड़े खड़े स्कूटर में आग लग गया, पार्किंग में स्कूटर में आग लग गया। तो इस सब न्यूज़ेज़ की वजह से इनका जो सेल्स था उसमें काफ़ी ज़्यादा सडनली फॉल देखने को मिला और जो इनके बिजनेस मॉडल में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से सडनली जो है इनको लॉसेस बियर करने पड़े। प्रोडक्ट क्वालिटी में तो इश्यूज़ आ ही रहे थे, लेकिन साथ में इनके सर्विस सेंटर से रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज़ आने लगे, जहाँ पे हीरो और बजाज जैसी जो कंपनीज़ हैं उनके सर्विस सेंटर जो है वो जगह जगह पे अवेलेबल हैं, लेकिन ओला के सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट कई छोटे सिटीज़ में इनके सर्विस सेंटर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली। तो प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ सर्विस सेंटर से भी लेके काफ़ी ज़्यादा जो है इनको जो है बैकफुट यहाँ पे झेलना पड़ा, जिसकी वजह से भी इनके जो प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है वो काफ़ी कम होने लगी और इन रीजंस की वजह से सडनली इनको जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ा। तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो Q4 का रिजल्ट आया था उसमें जैसा कि शो हुआ कि इनके जो लॉसेज हो वो काफ़ी बढ़ गए और रेवेन्यू काफ़ी घट गई। तो दोनों ही तरफ से जहाँ पे इनकी सेल्स घट गई और लॉसेज बढ़ गए, इन सब की वजह से शेयर प्राइस में अचानक से फॉल देखने को मिला और लास्ट वीक इसका जो शेयर प्राइस है वो अपने ऑल टाइम लो पे पहुँच गया। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बाद सडनली जो इन्होंने अपने रीसेंट क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसके बाद इनके शेयर प्राइस में 20% का सडन राइज देखने को मिला है। अब ऐसा क्या इस क्वार्टर रिजल्ट पे उन्होंने अनाउंस किया है इसकी बात करते हैं। तो करेंटली कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया है, जिसमें इनका लॉस जो है काफ़ी कंपनी ने 50% तक जो है वो कम कर दिया है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी का लॉस जो है वो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो एक ही क्वार्टर में कंपनी का लॉस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। देन रेवेन्यू की बात करें तो लॉसेस भी रिड्यूस हुए हैं और रेवेन्यू में भी ग्रोथ हुई है। तो इनका रेवेन्यू जो है वो 35% से ग्रो हुआ है, जहाँ पे लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 611 यहाँ पे करोड़ का था, वो इस बार इंक्रीज़ होके 828 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनके फाइनेंशियल्स में इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड आए हैं। कंपनी के अर्निंग के चांसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि इस बार इस क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 68,192 जो व्हीकल्स हैं वो डिलीवर किए हैं, जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरेटिवली 33% से ज़्यादा हैं। इसके साथ ही कंपनी का जो एबिटा है वो भी पॉजिटिव आया है। तो इनका जो जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट है कंपनी का वो अच्छा आया है और इनका एबिटा जो है वो पॉजिटिव हुआ है और कंपनी होपफुल है कि Q2 ऑनवर्ड से इनका जो एबिटा है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब इसके अलावा कंपनी ने एक इनका जो न्यू प्रोडक्ट है जेन3 स्कूटर, जिसमें काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है और इनका जो टोटल डिलीवरी इस बार जो टोटल सेल्स हुई है उसमें 80% सेल्स जो है वो इनके इसी जेन3 स्कूटर के हुए हैं। तो इस प्रोडक्ट से कंपनी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। इसके साथ ही कंपनी ने एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्कीम प्रोजेक्ट लक्ष्य के नाम से लॉन्च किया है, जिसके अंदर कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को काफ़ी हद तक कम किया है। जहाँ पे इनका ये एक्सपेंस पहले 178 करोड़ का था वो अब घट के 105 करोड़ का हो गया है, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट था वो काफ़ी कम हुआ है और रेवेन्यू में इंक्रीज़ हो रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ज़्यादा कम एक्सपेंस में ये ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनका एक जो नया प्रोडक्ट है जेन3 स्कूटर, वहाँ पे भी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है और इस स्कूटर से इनको ज़्यादा जो है इनकी सेल्स भी ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे भी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा दिए हुए PLI स्कीम से भी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो PLI स्कीम जो है एक गवर्नमेंट इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको देती है, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब अभी तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, अब इन सबको अगर समराइज़ करते हैं तो सबसे पहले तो लास्ट ईयर कंपनी आई थी। स्टार्टिंग में कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम में ये एक अकेली कंपनी थी, इतना कंपटीशन नहीं था, मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा था, अच्छा था। मिडिल मैन को इन्होंने कट किया, रीज़नेबल प्राइजेस पे कस्टमर को प्रोडक्ट दिए, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन बिजनेस में कुछ लूप होल्स होने की वजह से और कुछ डिफ़ॉल्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जब न्यूज़
मार्केट में आने लगी कि इनके प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सर्विस सेंटर्स की प्रॉब्लम है, देन कंपटीशन बहुत ज़्यादा इनको मिलने लगा। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स जब ईवी स्कूटर के फील्ड में आने लगे तो इस सब की वजह से सडनली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फॉल हो गया और लॉसेस बढ़ गए। तो लास्ट क्वार्टर जो इनका फाइनेंशियल ईयर 24 का Q4 था, उसके रिजल्ट इनके काफ़ी ज़्यादा पुअर आए, जिसकी वजह से इनका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से फॉल हुआ और ऑल टाइम लो पे पहुंच गया। लेकिन फिर से कंपनी ने कुछ जो है अच्छे स्टेप्स लिए हैं और उसकी वजह से जहाँ पे कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का यहाँ पे इनको बेनिफिट मिला है और काफ़ी प्रोडक्ट्स में भी इन्होंने एनहांसमेंट की है, जिसकी वजह से इनका जो एबिटा है वो पॉजिटिव आया है। कंपनी होप दिखा रही है कि आने वाले टाइम में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या इन्होंने जो अपना लॉस रिड्यूस किया है उसमें जो इस बार इनकी पॉजिटिव एबिटा आई है वो आगे वो सस्टेन रखेंगे। तो इन सब न्यूज़ के आने की वजह से इसके शेयर प्राइस में एक सडन अच्छा शार्प हमें जंप देखने को मिला है ना। अगर बात करते हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं, तो अगर देखिए, अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं और कहीं निकलने की सोच रहे हैं तो ये टाइम आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये शेयर प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाए। तो सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर ये जो इस बार इन्हों का एक इम्प्रूव्ड जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, अगर ये नेक्स्ट क्वार्टर में हम देखते हैं कि अगर ये सस्टेन करता है, अगर इनके जो नंबर्स हैं, जो डेटा हैं वो अच्छे आते हैं Q2 में भी, तो हम इस पे एक डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आप इसमें एक्यूमुलेशन की सोच रहे हैं, ये शेयर्स लेने की सोच रहे हैं, तो अगर इनके 1-2 क्वार्टर और हम यहाँ पे जज करेंगे तो वेट एंड वॉच के लिए हम बोल सकते हैं कि आप ट्रैक करते रहें, वेट एंड वॉच करते रहें। अगर इनके जो डेटा हैं वो इम्प्रूव्ड आते हैं, Q2 हमें दिखता है, तो फिर हम इसमें छोटा छोटा अमाउंट से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी भी जो ये स्टॉक है, अभी भी जो ये लॉस मेकिंग ही है कंपनी, और अभी भी हम सिर्फ एक क्वार्टर के रिज़ल्ट पे हम इसमें कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको इसका पूरा एक हिस्ट्री भी बताया और करेंट सिनेरियो भी बताया, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। क्या अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको निकल जाना चाहिए, या आप लेने की सोच रहे हैं तो क्या ये सही टाइम है लेने का, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ओला इलेक्ट्रिक के बारे में काफ़ी कुछ आज के वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।